नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आज की बायोलॉजी की क्लास में हम जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में आज हम प्रोटिस्टा और कवक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ा था। मोनेरा किंगडम में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। इस क्लास में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में समझने वाले हैं और प्रोटिस्टा के अंतर्गत इन कौन कौन से प्रोटिस्टा होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कवक क्या होते हैं, कवक कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होते हैं, इनके लाभकारी गुण के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। समझते हैं सबसे पहले कि किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो क्या होता है। देखिए, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो होते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा इस श्रेणी में आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जिनके अंदर केवल एक कोशिका होती है, और यूकैरियोटिक जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं। हालांकि इस जगत की अभी सटीक सीमाएं बोले पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम बोलेंगे कि एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती है, जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं ये एकल कोशिकाओं के रूप में मौजूद हो सकते हैं या फिर कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं। ये कोशिकाओं की क्या बना सकते हैं, कॉलोनी बना सकते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं बोले। इसलिए क्या बोलते हैं, ये एकल कोशिका होते हैं बोले। इनमें क्या होती है बोले, सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल के अलावा इनमें क्या होती है, अगर ये सेलों का क्या भी बना सकते हैं, समूह भी बना सकते हैं, कोशिकाओं का समूह भी बना सकते हैं। जितने भी प्रोटिस्ट, देखिए प्रोटिस्ट किसको कहते हैं हम, जो प्रोटिस्टा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे जीव को प्रोटिस्ट कहते हैं। जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं ये या तो विषमपोषी हो सकते हैं या फिर स्वपोषी हो सकते हैं। अर्थात विषमपोषी हम किसको कहते हैं कि जो दूसरे जीवों को अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं या अन्य जीवों को खाने वाले, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो विषमपोषी हो सकते हैं जितने भी प्रोटिस्ट हैं, या फिर क्या होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो यह जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप के अंतर्गत, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत जितने भी जीव शामिल होते हैं ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या विषमपोषी भी हो सकते हैं और स्वपोषी भी हो सकते हैं। इनमें क्या होती है, सिंगल कोशिकाएं होती हैं, एकल कोशिकाएं होती हैं, और क्या होती है, कोशिकाओं की कॉलोनी भी ये क्या करते हैं, बना सकते हैं। इनकी आकृति देखते हैं हम। इनकी आकृति जो होती है, इनकी आकृति या आकार विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करती है। अलग अलग प्रकार की क्या बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं, जिससे इनकी जीवन शैली अत्यधिक विविध बन जाती है। इनकी क्या होती है, जो आकार होता है या आकृति होती है, ये लंबी चेन के जैसे हो सकती है। अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं बनाते हैं बोले। कई प्रोटिस्ट मीठे पानी में और समुद्री पारिस्थितिक सहित अन्य जलीय वातावरण में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे जो प्रोटिस्ट होते हैं ये तो मीठे पानी में, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सहित जलीय वातावरण में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट विभिन्न तरीकों से प्रजनन करते हैं। इनमें प्रजनन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, वो अलग अलग तरीकों से होता है बोले। किस किस कौन कौन से प्रकार का प्रजनन होता है, एक तो इनमें हो सकता है बोले द्विआधारी विखंडन हो सकता है, बहुविखंडन हो सकता है, या लैंगिक विखंडन, लैंगिक प्रजनन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, इनमें बाइनरी फिजन हो सकता है, मल्टीपल फिजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं इनमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रजनन पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट एक पैराफाइलेटिक समूह होता है, अर्थात इसमें एक ही पूर्वज के सभी वंशज जो हैं वो शामिल नहीं होते। इसमें क्या होते हैं, एक ही पूर्वज के सभी वंशज शामिल नहीं होते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं प्रोटिस्टा के प्रकार में। प्रोटिस्टा के प्रकार में सबसे पहला आता है कौन, शैवाल, है ना। शैवाल के बारे में हम समझ लेते हैं, शैवाल क्या होता है करके। चलिए जानते हैं हम शैवाल के बारे में। जितने भी शैवाल होते हैं, देखिए ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले ऐसे पौधे होते हैं ये शैवाल, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात हम बोलते हैं ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कौन, जितने भी शैवाल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। एल्गी जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषक होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब शैवाल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो जितने भी डाइटम्स होते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, या जो ग्रीन एल्गी होती है, हरा शैवाल होते हैं। ये जो ग्रीन एल्गी दिखाई दे रही है आपको, ये सभी क्या है, शैवाल के क्या है, उदाहरण है। डाइटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स और हरा शैवाल, ये सभी क्या है, शैवाल के अंतर्गत आते हैं। आगे हम समझते हैं प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं जो एकल कोशिका वाले, जिनमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सिंगल कोशिकाएं पाई जाती हैं। पशु जैसे प्रोटिस्टा होते हैं,
है ना। पशु क्या करते हैं, अधिकतम क्या होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे पशुओं को निगल कर अपना भोजन बनाते हैं। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं इनमें क्या होती है, सिंगल कोशिकाएं पाई जाती हैं। एकल कोशिका वाले पशु जैसे प्रोटिस्टा होते हैं ये विषमपोषी होते हैं, जिसका अर्थ क्या है कि ये जीवों को निगल कर अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं जैसे कि अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया या फ्लैगेलेट्स हो गया, ये सभी क्या है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम और जो युग्लिना है ना, ये सभी क्या है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे जानते हैं हम प्रोटिस्टा के प्रकार में। नेक्स्ट हमारे प्रकार है अपवंग कवक या बोलते हैं इसको स्लाइम मोल्ड्स। वे अद्वितीय प्रोटिस्टा, बहुत ही यूनिक है प्रोटिस्टा है जो पौधे और जानवर दोनों के जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। किसके जैसे, पौधों के जैसे भी और जानवर के जैसे भी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा शैवाल किसके जैसे व्यवहार करते हैं, पौधों के जैसे व्यवहार करते हैं। और प्रोटोजोआ कैसे व्यवहार करते हैं, पशु के जैसे व्यवहार करते हैं। जबकि जो अपवंग कवक है ये दोनों के जैसे व्यवहार करते हैं, पौधों के जैसे भी करते हैं और जानवरों के जैसे, पशुओं के जैसे भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिक बोलते हैं, है ना। अद्वितीय प्रोटिस्टा होते हैं, बोले ये यूनिक प्रोटिस्ट होते हैं, है ना। वे अक्सर अपने जीवन चक्र के दौरान बहुकोशिकीय संरचनाएं बनाते हैं। इनके कोशिकाओं की संरचना कैसी होगी दोस्त, इनकी कोशिकाओं की संरचना होगी बहुकोशिकीय। इनमें क्या होता है, इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलिए आगे समझते हैं हम यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स क्या होते हैं प्रोटिस्टा के प्रकार में। नेक्स्ट है हमारे पास यूग्लेनाइड्स, एक कोशिकीय फ्लैगेलेट्स प्रोटिस्ट है जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, यूग्लेनोइड्स बोलते हैं, या यूग्लिना इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। एक कोशिकीय होते हैं फ्लैगेलेट्स, ऐसे प्रोटीन्स हैं, ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और ये क्या होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। आगे हमारे पास कुछ है कि वाटर मोल्ड्स। वाटर मोल्ड्स के बारे में जानते हैं, अक्सर जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वाटर से ही आप समझ सकते हैं ये किस में पाए जाते हैं, जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। और जैव अपघटक या परजीवी हो सकते हैं। जैव अपघटक किसको कहते हैं, जो अपघटन करते हैं ना, जीवों का अपघटन करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, जैव अपघटक कहते हैं, या परजीवी हो सकते हैं बोले ये। ठीक है, आगे समझते हैं हम, ये वास्तविक कवक नहीं है लेकिन उनके कुछ समानताएं क्या करते हैं, साझा करते हैं। ये एक्चुअल में के बोले क्या है, कवक नहीं है, कवक नहीं है, लेकिन कुछ इनमें समानताएं वैसी ही पाई जाती हैं। सिलिएट्स, प्रोटिस्टा का अगला प्रकार है हमारे पास सिलिएट्स, एक प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। देखिए सिलिएट्स में क्या आता है हमारे पास, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कौन, पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, एक सीलिया होता है, बोले इनकी बॉडी के बाहर क्या होता है, सीलिया होता है। हम बोले कि जैसे चित्र में ये आपको रेशेदार संरचना, इस प्रकार से रेशेदार एक आकृति दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं हम, सीलिया कहते हैं। ये इसी के द्वारा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं या चलने फिरने का काम करते हैं। एक प्रकार के प्रोटोजोआ हैं जो शीलिया नामक बाल जैसी संरचनाओं की उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें सीलिया पाया जाता है, इसलिए इनका नाम क्या होता है, सिलिएट्स होता है। इनका उपयोग चलने फिरने के लिए करते हैं। ये जो शीलिया होते हैं ना, रोम जैसे दिखाई दे रहा है आपको, बाल जैसे, है ना, यही क्या होते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, सीलिया कहते हैं। इसी का उपयोग करके ये क्या करते हैं, गति करते हैं। और भोजन के लिए भी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सिलिएट्स का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, पैरामीशियम है। ये एक पैरामीशियम की संरचना है, आप इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो पैरामीशियम किसका उदाहरण है, कौन से प्रोटिस्टा का, सिलिएट्स का। इसी प्रकार से आता है हमारे पास डायटम्स। डायटम्स वे प्रकाश संश्लेषक शैवाल हैं जिनकी कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है। पॉइंट शुड बी नोटेड। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, डायटम्स की एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिका भित्ति बनी होती है सिलिका की। वे समुद्री और मीठे पानी में के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कौन, डायटम। या तो मीठे पानी में भी पाए जाते हैं और समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं और कार्बन चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। कौन, डायटम्स। डायटम्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। डायटम्स क्या है, ये समुद्री पानी में, मीठे पानी में, दोनों में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषक शैवाल होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है।
डायनोफ्लेजेल्स वे दो फ्लैजिला वाले एक कोशिकीय प्रोटिस्ट हैं और कई जो है प्रकाश संश्लेषक है। बहुत सारे क्या होते हैं ये प्रकाश संश्लेषक के जैसे, ये जैसे कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। कुछ प्रजातियां बायोलुमिनेंस उत्पन्न कर सकती हैं और हानिकारक शैवालीय प्रस्फुटन के लिए जिम्मेदार होती हैं, है ना। तो आगे जानते हैं हम इनके बारे में, प्रोटिस्टा का महत्व क्या होता है करके। प्रोटिस्टा जो होते हैं इनमें कौन कौन से महत्व होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो कई प्रोटिस्ट जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन जो होता है ना, फाइटोप्लैंक्टन मतलब क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बहुत सारे प्रोटिस्ट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक के रूप में काम करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं बोले, प्राथमिक उत्पादक के रूप में काम करते हैं क्या, प्रोटिस्ट। क्योंकि इनमें, इनके अंतर्गत जो आते हैं बहुत सारे पौधे भी आते हैं, है ना, पौधों की जैसे व्यवहार करते हैं। प्रोटिस्ट विशेष रूप से कुछ प्रकार के प्रोटोजोआ महत्वपूर्ण जैव अपघटक है। देखिए जितने भी प्रोटिस्टा है ये महत्वपूर्ण जैव अपघटक हैं। जो अगर जैव अपघटक किसको कहते हैं हम, कि अगर कुछ बॉडी को हम डिकम्पोज करें, है ना, उनके जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को हम दोबारा प्रकृति में अगर छोड़ देते हैं, दोबारा प्रकृति के लिए इनको क्या कर देते हैं, यूज करने के लिए बना देते, तो उसको क्या कहते हैं हम, जैव अपघटक कहते हैं, है ना। हम बोलेंगे कि किसी भी पशु की मृत्यु हो जाए या पेड़ पौधों को हम जब खराब होने लगता है तो उसके जितने भी हम बोलेंगे कि जितने भी घटक होते हैं, अवयव होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, उसको दोबारा प्रकृति में क्या कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं, जैव अपघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। वे मिट्टी और जलीय वातावरण में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं। जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह होता है, उनको क्या करते हैं, तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे पोषक तत्वों के चक्रण और कार्बनिक पदार्थों के पुनर्चक्रण में सुविधा होती है। कार्बनिक पदार्थों का क्या हो जाता है बोले, दोबारा पुनः चक्रण हो जाता है, दोबारा प्रकृति इसको यूज कर सकती है। कुछ प्रोटिस्ट अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध भी बनाते हैं। जैसे उदाहरण बात करें हम, दीमक की आंत में पारस्परिक प्रोटिस्ट सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं, जिससे दीमक लकड़ी से पोषक तत्व निकाल सकते हैं। दीमक की आंत में क्या पाए जाते हैं बोले, प्रोटिस्ट सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं, जिससे दीमक जो है वो लकड़ी से क्या करता है, पोषक तत्व निकाल लेता है। लकड़ी में क्या होता है दोस्त, सेलुलोज पाया जाता है। अगर दीमक जो है वो लकड़ी को खाता है तो लकड़ी का जो सेलुलोज है उससे अपना पोषक तत्व निकाल लेता है बोले, है ना। तो बहुत सारे होते हैं इनके महत्व। अब हम जानते हैं कवक के बारे में। कवक क्या होते हैं, या फंगी, है ना। कवक को क्या बोला जाता है, फंगी बोला जाता है। कवक को आमतौर पर यूकैरियोटिक जीवों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे जीव है भाई, यूकैरियोटिक जीव हैं और ये सबसे प्राचीन सदस्य माने जाते हैं। सबसे प्राचीन सदस्य हैं। जब बहुत सारे जीवों की खोज चल रही थी तो उसमें सबसे पहला हम बोले कि यह सबसे प्राचीन सदस्य कौन माना जाता है, फंगी माना जाता है, कवक माना जाता है। कैसे होते हैं, तो यूकैरियोटिक होते हैं। अब इनके बारे में बात करें, इनकी क्या विशेषता है, इनमें क्या पाया जाता है भाई, कवक में एक वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक जो झिल्लीबद्ध अंगक के साथ जटिल यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनाते हैं। ऐसा एक ऐसा केंद्रक होता है जिसके अंदर बाहर क्या होती है भाई, केंद्रक अंदर होता है और बाहर क्या होती है, झिल्ली होती है बोले, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं। और ये मुख्य रूप से विषमपोषी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होते हैं भाई, विषमपोषी होते हैं। कवक जो होते हैं, इनकी कोशिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कवक की कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। कवक की कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। अब ये बोलेंगे कि काइटिन क्या है, काइटिन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। काइटिन क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है और इसी से क्या बनी होती है, इनकी कोशिकाएं बनी होती है। काइटिन से बनी कठोर कोशिका भित्ति से घिरी होती है ना। कवक कोशिकाएं काइटिन से बनी कठोर कोशिका भित्ति से घिरी होती है। सॉरी, इनकी कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवक लैंगिक रूप से इसमें युग्मक नामक विशेष प्रजनन कोशिकाओं का संलयन शामिल होता है। हम बोलेंगे कि इसमें कवक में लैंगिक रूप से और अलैंगिक रूप से दोनों प्रकार का प्रजनन ये क्या होता है, शामिल होता है। हम बोलेंगे कि कवक किस प्रकार का प्रजनन करते हैं, तो बोलेंगे लैंगिक रूप से भी कर सकता है और अलैंगिक रूप से भी
कर सकता है। अलैंगिक रूप से कैसे करता है? आमतौर पर बीजाणुओं का निर्माण इसमें शामिल होता है। और लैंगिक रूप से कैसे करता है? विशेष प्रजनन कोशिकाओं का संलयन करके ये लैंगिक प्रजनन करता है। कवक एक कोशिकीय हो सकता है जैसे कि ईस्ट, बहुकोशिकीय भी हो सकता है जैसे कि मशरूम, फफूंद जैसी जटिल संरचनाएं बनाता है। तो हम बोलेंगे कि एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। कवक अपने आसपास के जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल यौगिकों में तोड़ने के लिए एंजाइम का स्त्राव करते हैं, जिन्हें वे फिर से कोशिकाओं में अवशोषित करते हैं। ये क्या करते हैं? देखिए, एंजाइम कोई भी हो, एंजाइम क्या करते हैं भाई? जटिल कार्बनिक पदार्थों को, अगर आपको जटिल समझ में नहीं आता तो ऐसे बोल सकते हैं हम बड़े कार्बनिक पदार्थों को, है ना, बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो कवक भी इसी प्रकार से काम करते हैं। कवक अपने आसपास के जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल यौगिकों में तोड़ने के लिए एंजाइमों का स्त्राव करते हैं, एंजाइमों को बाहर निकालते हैं, फिर अपनी कोशिकाओं में क्या करते हैं? अवशोषित कर लें। ठीक है, आगे समझते हैं हम इसमें बाह्यपाचन कवक की एक अद्वितीय विशेषता है। इनमें पाचन कैसा हो सकता है? बोले बाहरी हो सकता है, एक्सटर्नल डाइजेशन इनमें पाया जाता है। ये इनकी क्या होता है? इनका एक यूनिक गुण है। बोले कवक में कैसा पाचन पाया जाता है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कवक में बाहरी पाचन पाया जाता है, एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। कवक पौधों के साथ पारस्परिक संबंध बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पौधों के साथ संबंध बनाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है। कवक मृतोपजीवी अर्थात क्या होते हैं? मृत पदार्थों को खाने वाला। परजीवी अर्थात अन्य जीवों को संक्रमित करने और नुकसान पहुंचाने वाला। या पारस्परिक अन्य जीवों के साथ लाभकारी साझेदारी बनाने वाला हो सकता है। तो ये तीनों प्रकार का हो सकता है, एक तो मृतोपजीवी, एक तो परजीवी और दूसरा पारस्परिक जीवों के साथ लाभकारी साझेदारी बनाने वाला हो सकता है। नेक्स्ट समझते हैं हम कवक की विशेषताओं में। कवक जो है अविश्वसनीय रूप से विविध है और गहरे समुद्र के छिद्रों से लेकर पत्तियों की सतह तक विभिन्न प्रकार के वातावरण में रह सकता है। देखिए, अविश्वसनीय रूप से ये क्या होता है? विविध, हर जगह पाया जाता है। हम बोल सकते हैं कि गहरा अगर कोई समुद्र है, वहां अगर छोटा सा छिद्र है तो वहां भी पाया जा सकता है, या फिर जितना भी वातावरण है हमारे पास, पेड़ पौधे जंगल जो है, उनकी पत्तियों में भी ये क्या हो सकता है? पाया जा सकता है। कवक पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या बोल रहे हैं हम? पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने के लिए, या फिर हम बोलेंगे कि पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए कवक जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विभिन्न जीवों जैसे कि लाइकेन, कवक शैवाल या कवक साइनोबैक्टीरिया साझेदारी के साथ सहजीवी संबंध भी बनाता है। कवक जो होता है ये जीवों के साथ जैसे कि लाइकेन के साथ क्या बनाता है? सहजीवी संबंध भी बना सकता है ना। इसके कवक के प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं। कवक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला है जाइगोमाइसेट्स। क्या नाम है सबसे पहले कवक का नाम? जाइगोमाइसेट्स या माइकोटा भी इसको बोला जाता है। इसकी विशेषता इसके यौन प्रजनन से होती है, जिसमें दो अलग अलग समागम प्रकारों के एक साथ आने पर मोटी दीवार वाले प्रतिरोधी जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? बोले यौन प्रजनन होता है, इसलिए इसकी ये क्या है? विशेष, इसमें विशेषता है। अलग अलग प्रकार के समागम होते हैं इसमें, साथ साथ मोटी दीवार वाले प्रतिरोधी जाइगोस्पोर का ये क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण राइजोपस स्पीसीज जैसे कि ब्रेड मोल्ड में। देखिए, ये ब्रेड में पाए जाने वाले जो कवक होते हैं, बोले इनमें कौन सा पाया जाता है? राइजोपस स्पीसीज जो होती है, बोले इनमें पाई जाती है, जो ब्रेड को क्या कर, ब्रेड में पाई जाती है और ब्रेड को अच्छा बनाती है। एस्कोमाइसेट दूसरे प्रकार का कवक है। ये आस्की नामक अपनी प्रजनन संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं, जिनमें यौन बीजाणु होते हैं। देखिए, एस्कोमाइसेट्स में क्या पाया जाता है? ऑस्की नामक प्रजनन पाया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें यौन प्रजनन पाया जाता है ना। ये बीजाणु आमतौर पर एस्कोमेटा नामक थैली जैसी संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं। इनके बीजाणु कैसे होते हैं? एस्कोमेटा नामक थैली की संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि चित्र में आप
आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ईस्ट है, मोरेल है, ट्रफल्स है, ये सभी क्या है इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिडियोमाइसेट्स। बेसिडियोमाइसेट्स, बेसिडियो इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता उनके क्लब के आकार की प्रजनन संरचनाओं से होती है। इनमें प्रजनन कैसा पाया जाता है? बोले क्लब के आकार के प्रजनन संरचनाओं में होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बेसिडिया कहा जाता है, जो यौन बीजाणु धारण करते हैं। देखिए इनमें प्रजनन कैसे पाया जाता है? बोले बेसिडिया के द्वारा होता है, जैसे कि मशरूम में है ना, टॉडस्टूल में, ब्रैकेट कवक में, इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास चिट्रिड्स। वे आदिम कवक है। देखिए आदिम कवक किसको कहा जाता है? चिट्रिड्स को कहा जाता है ना, चिट्रिड्स, जिनमें ध्वजांकित बीजाणु होता है, जो एक विशेष विशेषता होती है। ये जलीय और स्थलीय दोनों वातावरण में पाए जा सकते हैं और उभयचर में रोग उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। जो उभयचर प्राणी होते हैं उनमें ये क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। उभयचर प्राणी जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, उनमें ये क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, जलीय और स्थलीय, क्योंकि ये दोनों वातावरण में पाए जाते हैं, इसलिए दोनों प्रकार के जीवों में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोमेरोमाइसेट्स। ग्लोमेरोमाइसेट्स वे माइकोरिजल कवक हैं, जो अधिकांश पौधों की जड़ों के साथ पारस्परिक संबंध बनाते। किसके साथ संबंध बनाते भाई? पौधों की जड़ों के साथ। पौधों की जड़ों के साथ जो पारस्परिक संबंध बनाते हैं, वे पौधों को कार्बोहाइड्रेट के बदले पोषक तत्वों, विशेष रूप से फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करते। देखिए पौधों को कार्बोहाइड्रेट देते हैं और कार्बोहाइड्रेट के बदले विशेष रूप से फास्फोरस का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। बोले कार्बोहाइड्रेट देकर क्या करते हैं? फास्फोरस का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कवक का प्रकार है ड्यूटेरोमाइसेट्स। वे कवक हैं जिनका कोई ज्ञात यौन प्रजनन नहीं है। इनके प्रजनन के बारे में कोई खास विशेषता ज्ञात नहीं है। इन्हें अक्सर अपूर्ण कवक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण कवक किसको कहा जाता है भाई? ड्यूटेरोमाइसेट्स को कहा जाता है। अपूर्ण कवक के रूप में इनको क्या कहा जाता है? माना जाता है। क्यों? क्योंकि यौन चरणों को नहीं देखा जा सकता या कम समझा गया है। इनमें प्रजनन किस प्रकार का पाया जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक मौजूद नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अपूर्ण कवक माना जाता है। कई सामान्य फफूंद जो होते हैं इनके उदाहरण में आते हैं। जो फफूंद होते हैं ना दोस्त, वही क्या है? एक प्रकार के कवक है, जैसे पेनिसिलियम और एस्परगिलस जो हैं इसके उदाहरण होते हैं। अगला है हमारे पास कवक के प्रकार में लाइकेन। लाइकेन से हम सभी लोग परिचित होते हैं, है ना। लाइकेन जो होते हैं, हाँ, इससे हम सभी लोग परिचित होते हैं। लाइकेन कवक का एक अलग वर्ग नहीं है, बल्कि एक कवक और एक प्रकाश संश्लेषक साथी के बीच एक सहजीवी संबंध है। कवक का एक अलग वर्ग नहीं है, बल्कि कवक और प्रकाश संश्लेषी साथी, हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण में जो भाग लेते हैं उनके बीच एक सहजीवी संबंध होता है ना। कवक सुरक्षा और संरचना प्रदान करता है, जबकि प्रकाश संश्लेषक साथी भोजन का उत्पादन करते हैं। कवक जो होते हैं वो सुरक्षा और संरचना प्रदान करते हैं इनको, और जबकि ये दूसरे जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषक साथी भोजन का उत्पादन करते हैं, जो इनके साथ में पाए जाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि ये हमारे पास कुछ उदाहरण है इसके, जैसे हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ लीची। ये क्या करते हैं? इनके साथ में जो साथी पाए जाते हैं, बोले ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करके जब भोजन तैयार हो जाता है तब ये किसको देते हैं? कवक को देते हैं, है ना। नेक्स्ट समझते हैं हम कवक के कौन कौन से फायदे होते हैं। एडवांटेज ऑफ फंगी। फंगी के कौन कौन से फायदे हैं उनको समझ लेते हैं। कवक पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही आवश्यक जैव अपघटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को ये क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। जो गिरे हुए पत्ते, लकड़ी, मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं और मिट्टी के निर्माण में योगदान भूमिका निभाते हैं। जितने भी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, जब ये सड़ जाती है तो इनके जितने भी हमारे पास पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करते हैं? दोबारा प्रकृति में मिलाते हैं और मिट्टी को बना देते हैं। मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी में ये जितने भी पोषक तत्व हैं ये मिल जाते हैं। कवक के बिना कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं। अगर कवक ना हो
तो क्या हो जाते हैं बोले, कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं और पोषक चक्र जो होगा बाधित हो जाएगा। अगर कवक ना हो तो क्या होगा, जितने भी पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, लकड़ी हैं, ये सड़ेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, और खराब नहीं होंगे तो इनके जितने भी पोषक तत्व हैं ये प्रकृति में दोबारा वापस नहीं जा पाएंगे। कई कवक पौधों की जड़ों के साथ माइकोरिजल संबंध बनाते हैं। यह पारस्परिक संबंध पोषक तत्वों विशेष रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ाकर कवक और पौधे दोनों को ये क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। कवक का उपयोग खाद्य उत्पादन, किण्वन जैसी प्रक्रियाओं में किया जाता है। जो फंगी होते हैं इनका उपयोग फर्मेंटेशन के लिए या जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और भी समझ लेते हैं हम कवक के फायदे, जैसे कि उदाहरण जाते हैं कि ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, शराब बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पेनिसिलियम का उपयोग पनीर के उत्पादन में किया जाता है। कुछ कवक पौधों के कीटों और बीमारियों के खिलाफ जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में काम करते हैं। आगे समझते हैं हम, कवक ब्यूवेरिया बेसियाना का उपयोग कीटों का नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, ब्यूवेरिया बेसियाना का उपयोग जो है कीटों के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता जो होती है वो कम हो जाती है। कवक से बहुत सारी महत्वपूर्ण औषधियां भी प्राप्त होती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, औषधियां भी इनसे प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से हम सभी लोग परिचित हैं, सबसे पहला एंटीबायोटिक होता है जो कवक से ही प्राप्त हुआ है ना, कवक से ही प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग जो है वो हम बीमारियों के, अलग अलग प्रकार की बीमारियों के रोकथाम के लिए करते हैं। दवाओं की उत्पत्ति कवक से ही होती है। जितने भी एंटीबायोटिक्स और दवाएं होती हैं इनकी उत्पत्ति क्या है, कवक से ही मानी जाती है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं हमारे पास कवक के नुकसान क्या है ना, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। कई कवक जो है पादप में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें पादप रोगजनक माना जाता है। फसलों में बीमारियों का कारण बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उपज इनमें कम हो जाती है और आर्थिक नुकसान होता है। बहुत सारी फसलों को ये क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कई बार आपने सुना होगा फसलों पर एकदम से फंगी लग जाती है, जिसके कारण फसल जो है वो खराब हो जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, कृषि उपज, फसल को खराब करने वाले बोलते हैं, कृषि उपज को कम कर देने वाले होते हैं, इससे आर्थिक नुकसान हो जाता है। जैसे कि जंग लगना, स्मट या खस्ता फफूंदी जो है वो इनके उदाहरण है। कुछ कवक मानव स्वास्थ्य में समस्याओं को कारण बन सकते हैं, जिससे एलर्जी हो सकती है, श्वसन संक्रमण, त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। फफूंद की कुछ प्रजातियां माइकोटॉक्सिन उत्पन्न करती हैं, जो भोजन को दूषित कर सकती हैं और निगलने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कवक भोजन को खराब कर सकता है, जिससे फल, सब्जियां, अनाज और अन्य उत्पाद जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। विशेष रूप से फफूंद नमी या पानी क्षतिग्रस्त इमारतों में घर के अंदर विकसित हो जाती हैं, जिससे क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार के नुकसान होते हैं, बीमारियां होती हैं। वे संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे एलर्जेनिक बीजाणु छोड़ सकते हैं और बीमार बिल्डिंग सिंड्रोम को जन्म दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार की इनमें बीमारियां हो सकती हैं भाई, जितने भी जो कवक होते हैं, फंगी होते हैं, इनमें बीमारियां होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक और किंगडम है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पादप जगत में यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल होते हैं, जिन्हें आमतौर पर क्या कहा जाता है, पौधे कहा जाता है। हमारे पास हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था थोड़ा सा कि जीवों का वर्गीकरण है जो है 5 प्रकार से किया गया है, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट किंगडम आता है उसको क्या बोलते हैं, हम पादप कहते हैं। पादप में क्या आता है, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल होते हैं, जिन्हें आमतौर पर हम क्या कहते हैं, पौधे कहते हैं। कुछ सदस्य जैसे कि इसमें पाए जाते हैं ब्लैडरवार्ट और वीनस फ्लाईट्रैप्स जैसे कीट भक्षी पौधे, साथ ही कुस्कुटा जैसे परजीवी आंशिक विषमपोषी हेटेरोट्रॉफी प्रदर्शित करते हैं। कुछ पौधे होते हैं जी, ये क्या करते हैं बोले, विषमपोषी होते हैं, कुछ कीट पतंगों को अपने अंदर खा जाते हैं बोले, है ना। कुछ स्वपोषी भी होते हैं और बहुत सारे कुछ पाए जाते हैं, और बहुत सारे तो सभी क्या होते हैं बोले, स्वपोषी होते हैं। आमतौर पर स्वपोषी ही होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं।
होते हैं जो दूसरे जीवों को निगल कर खा जाते हैं। पादप कोशिकाएं विशिष्ट क्लोरोप्लास्ट के साथ यूकैरियोटिक संरचना प्रदर्शित करती हैं। उनकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब हम जानते हैं जंतु के बारे में। एक हमने जगत पढ़ा था जिसको हम क्या बोलते हैं? जंतु जगत। इस जगत के अंतर्गत कौन आते हैं भाई? बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिका वाले विषम पोषकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जिनकी कोशिकाओं में जितने भी जंतु हैं इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो हम बोलेंगे कोशिका भित्ति इनमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। वे पोषण के लिए भोजन को आंतरिक रूप से पचाने और ग्लाइकोजन या वसा के रूप में भंडार जमा करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। देखिए भाई, जितने भी जीव जंतु हैं ये भोजन को क्या करते हैं? निगल कर क्या करते हैं? पचाते हैं और ग्लाइकोजन या वसा के रूप में क्या करते हैं? भोजन का भंडारण करते हैं। उन्हें पोषण का तरीका जो होता है वो होलोजोइक है, अर्थात जो है भोजन को अंतर्ग्रहण करके माध्यम से भोजन को अंतर्ग्रहण करके ये निगल कर भोजन को क्या करते हैं? पचाते हैं। लाइकेन, विषाणु, विरोइड्स और प्रियन, इनके बारे में हम थोड़ी सी चीजें जानते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और कुछ आकोशिकीय जीवों जैसे कि विषाणु, वायरोइड्स या प्रियन का उल्लेख नहीं किया गया है। वायरस के बारे में इनके बारे में हम थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। वायरस क्या होते हैं? गैर सेलुलर जीव होते हैं, है ना। इनकी विशेषता जीवित कोशिकाओं के बाहर ये क्या होते हैं? निष्क्रिय क्रिस्टल। है देखिए, वायरस जो होता है जीवों निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ये अगर जीवों के संपर्क में है तो ही ये जीवित है, और जीवों के संपर्क में नहीं है तो ये क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। वही चीजें हम बता रहे हैं कि जीवित कोशिकाओं के बाहर ये कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, और जैसी जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं ये भी क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। वायराइड के बारे में समझते हैं हम। वायराइड्स क्या होते हैं? वायरस से छोटे होते हैं, संक्रामक घटक होते हैं जो आलू, स्पिंडल, ट्यूबर रोग जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनकी विशेषता है कि वे मुक्त आरएनए अणु होते हैं जो आमतौर पर वायरस में मौजूद प्रोटीन कोड्स रहित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वायराइड्स कहा जाता है ना। यह पाया गया कि संक्रामक न्यूरोलॉजिकल रोग मिसफोल्डेड प्रोटीन से बने एक घटक द्वारा प्रसारित होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रियन कहा जाता है। प्रियन से संबंधित बीमारियों के उदाहरण हैं जैसे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म, है ना, BSE, जिसे अक्सर मवेशियों में पागल गाय रोग के रूप में भी जाना जाता है। मनुष्य में इसका अनुरूप प्रकार CR जेकब रोग CJD होता है। लाइकेन क्या होते हैं भाई? इसके बारे में समझ लेते हैं। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, एक संघ होता है जिसको क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं, कवक शैवाल के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, खनिज, पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करते हैं। ये दोनों क्या है? होते हैं एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। बोले शैवाल जो है वो कवक के लिए क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं, क्योंकि ये बाहर पाए जाते हैं भाई। शैवाल जो है कवक के लिए क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं, और कवक क्या करते हैं? शैवालों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, है ना। कवक जो होते हैं शैवालों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, उनकी रहने के लिए जगह देते हैं, और खनिज, पोषक तत्वों और पानी को क्या करते हैं? अवशोषित करके शैवाल भैया को देते हैं। ये बहुत अच्छे प्रदूषक संकेतक होते हैं, क्योंकि ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। जो प्रदूषित क्षेत्र होते हैं वहां पर नहीं उगते हैं, जहां प्रदूषण ज्यादा पाया जाता है, है ना। हम बोले कि ये बहुत अच्छे क्या होते हैं? प्रदूषक संकेतक होते हैं, क्योंकि ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। जहां प्रदूषण होगा वहां पर नहीं होंगे, और जहां पर प्रदूषण होगा वहां पर ये क्या होंगे? पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करा। आई होप कि आज की क्लास आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।